नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 21। और आज की वर्कशीट में हम लोग राष्ट्रीय विकास चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को जानेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या होता है। राष्ट्रीय विकास की अवधारणा को हम जानने और समझने वाले हैं। यदि व्यक्ति विकास के अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करते हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास की धारणा भी भिन्न भिन्न होने की संभावना है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास की अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। फिर हम ऐसे संघर्षों को कैसे सुलझाते हैं। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है ऐसे प्रश्नों के बारे में सोचना, जैसे सभी के लिए उचित और न्यायपूर्ण मार्ग क्या होगा, चीजों को करने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा। इस विचार से बड़ी संख्या में लोगों को या केवल एक छोटे समूह को लाभ हो। तो अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय विकास की बात करें तो राष्ट्रीय विकास से अगर हम सबके विकास की बात को लेकर चलें, एक एक व्यक्ति के विकास की बात को लेकर चलें, तो ऐसा लगता है कि जिस काम से हमारा विकास होने वाला हो सकता है कि उस काम से आपका नुकसान हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर दिल्ली से पंजाब के लिए नई रेलवे लाइन बिछानी पड़े तब क्या होगा, इस बीच में जितने भी खेत आएंगे और जो लोगों के खेत होंगे वो खेत तो चले जाएंगे और उनको सरकार कुछ मुआवजा देगी। उसके बाद उनके खेत हमेशा के लिए ले लिए जाएंगे, जिस खेत पर कि उनका पूरा परिवार रहता है। लेकिन यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात है, घाटा सिर्फ एक व्यक्ति को और लाभ दिल्ली और पंजाब के बीच रहने वाले बहुतायत जनसंख्या को होगा। तो इस तरह से विकास को इस ढंग से किया जाता है कि उस विकास का लाभ एक बहुत बड़ी जनसंख्या को पहुंचे। तो उसमें छोटी जनसंख्या को अगर कुछ हानि होता भी है तो उनको उठाना पड़ेगा और उठाना पड़ता है। तो ऐसे कुछ विकास होता है और इसके लिए परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। जिस विकास से हमको लाभ है आपको हानि हो सकता है, या जिस विकास से आपको लाभ है हमको भी हानि हो सकती है। अब कह रहा है कि विभिन्न देशों और राज्यों में विकास की तुलना कैसे की जाती है। तो देशों की तुलना के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। जैसे कि विश्व बैंक एक संस्था है जो कि देशों के बीच आय को आधार मानकर उन देशों के विकसित होने और विकासशील होने और गरीब होने का अनुमान लगाती है। जैसे कि उच्च आय वाले देश कम आय वाले अन्य देशों की तुलना में अधिक विकसित देश हैं। हम औसत आय की तुलना करते हैं जो देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं और विश्व बैंक द्वारा लाई गई विश्व विकास रिपोर्टों में इस मानदंड का उपयोग देशों को वर्गीकृत करने में किया जाता है। जैसे कि विश्व बैंक एक संस्था है और वह देशों के बीच इस मानदंड को लाकर उनकी रैंकिंग करती है कि कौन से देश कितने विकसित हैं। तो इस रैंकिंग को 3 आधार पर बांटा गया है, एक उच्च आय वर्ग वाला देश, एक मध्यम आय वर्ग वाला देश और एक निम्न आय वाला देश, जिनको कि हम लोग गरीब देश की सूची में लाते हैं। तो 2012 में विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट में बताया गया कि 12,616 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वाले देश अमीर कहलाते हैं। अगर जिन देश के लोगों की वार्षिक आय 12,616 रुपया प्रति व्यक्ति या उससे अधिक हो तो वह अमीर देश कहलाएंगे, और जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1,035 अमेरिकी डॉलर या उससे कम हो तो उन्हें कम आय वाला देश कहा जाएगा। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है क्योंकि 2012 में इसकी प्रति व्यक्ति आय केवल 1,530 प्रति वर्ष थी। मतलब कि एक व्यक्ति साल में 1,530 अमेरिकी डॉलर आय अर्जित करता था। लेकिन यहाँ कुछ त्रुटि होती है। ऐसा है कि इसमें जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति होंगे जिनको कि 20,000 डॉलर प्रति वर्ष उनका आय होगा, और कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसका कि 500 डॉलर भी प्रति वर्ष आय होगा। तो इससे समुचित रूप से यह आंकड़ा नहीं निकल पाता है कि उस देश की क्या सारी जनसंख्या इस चीज़ को फॉलो करती है या फिर इसके लायक है या उनको प्राप्त होती है, यह आंकड़ा नहीं निकल पाता है। तो
एक और संस्था है यूएनडीपी, उसने इसको निकालने का एक अलग तरीका अपनाया और इसमें कुछ अन्य मानदंडों को जोड़ा। जैसे कि जब हम किसी राष्ट्र या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हमें औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सोचना चाहिए। ये गुण क्या हो सकते हैं? तो ये माध्यमिक स्तर पर शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, शुद्ध उपस्थिति अनुपात हो सकते हैं। कि आय तो असमान हो सकती है, लेकिन अगर उस देश की शिशु मृत्यु दर देखा जाए, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है कि प्रति 100 बच्चों में से जो 1 साल के बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे मरते हैं, तो उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। साक्षरता दर कहा जाता है कि 7 वर्ष से ऊपर के जो किसी देश के नागरिक हैं वह किसी एक भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हों तो उसको साक्षरता दर कहते हैं। और शुद्ध उपस्थिति, बच्चे स्कूल में कितने आते हैं, 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे स्कूल में कितना उपस्थित होते हैं, इसको शुद्ध उपस्थिति माना जाता है। तो ये सब किस अनुपात में देश में चल रहा है उसके हिसाब से भी यूएनडीपी ने एक रैंकिंग जारी किया है, जिसको कि HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक उसको बोलते हैं। और इसके में रैंकिंग के अनुसार भी अन्य देशों से दूसरे देशों की तुलना की जाती है। जैसे कि आप अब इसको समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में एक औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय की तुलना में अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़ जाता है। किसमें? शिशु मृत्यु दर केरल का महाराष्ट्र की अपेक्षा कम है, साक्षरता दर केरल का महाराष्ट्र की अपेक्षा अधिक है, शुद्ध उपस्थिति दर केरल का महाराष्ट्र की अपेक्षा अधिक है। तो इन सभी क्षेत्रों में महाराष्ट्र पिछड़ जाता है। उसमें सिर्फ एक चीज है कि वहां का एक औसत व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है। इसका कारण यह है कि किसी के पास पैसा है वह उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता है जिनकी उसे अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आय अपने आप में भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का पूरी तरह से पर्याप्त संकेतक नहीं है। सिर्फ आय के आधार पर किसी भी देश के विकास का गणना नहीं कर सकते हैं जो नागरिक उपयोग करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए आमतौर पर पैसा प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, पैसा से हम मिलावट रहित दवाएं नहीं खरीद सकते, पैसा से संक्रामक रोगों से सुरक्षा नहीं खरीद सकते। तो ये सभी चीजें हैं जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर इशारा करती हैं कि ये सभी मैटर हैं जो कि किसी देश के विकसित होने और ना होने में सहयोग करते हैं, इसलिए इनकी गणना भी होनी चाहिए। चीजें भी आपस में जुड़ी हुई हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। इसी तरह ऐसे राज्यों में के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर होगा जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो पीडीएस एक सरकारी दुकान होती है जहां से कम कीमत पर गरीब लोगों को अनाज मुहैया कराई जाती है। तो जहां लोगों को जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही ढंग से काम करती होगी वहां सारे लोगों को भोजन और पोषण मिलता होगा, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा, उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी होती होगी और भी सारा शिशु मृत्यु दर भी कम होता होगा। तो इस तरह से ये जहाँ की पीडीएस अच्छी काम करती होगी वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य पोषण बेहतर होगा, यह भी निर्भर करता है। तो शिशु मृत्यु दर या IMR उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। मतलब कि शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो अगर किसी देश में 100 जीवित बच्चों में से कितने बच्चे मरे जिनकी उम्र 1 साल हो, तो उसके हिसाब से शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है। उसके बाद साक्षरता दर है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापती है कि ये जनसंख्या कितनी साक्षर है, किसी एक भाषा को लिखना, बोलना, पढ़ना कितने लोग जानते हैं, तो उसके हिसाब से साक्षरता दर माना जाता है। जैसे कि आप भारत के साक्षरता दर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 74% था। मतलब कि 100 में 74 व्यक्ति किसी एक भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना जानते थे। उसके बाद शुद्ध उपस्थिति अनुपात 14 और 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या है, जो समान आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि प्राथमिक स्तर तक तो बहुत सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय हर गांव में हैं और जगह जगह मिल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी माध्यमिक विद्यालय कुछ दूरी पर हैं या फिर
पैसों की कमी की वजह से, गरीबी की वजह से प्राइमरी स्कूल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ बच्चे, गरीबों के बच्चे कुछ काम करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं, जिससे कि उनकी माध्यमिक स्तर की पढ़ाई छूट जाती है और 14 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बीच की स्कूल की जो उपस्थिति है वह घट जाती है। तो इस पर भी निर्भर करता है कि आखिर स्कूल की उपस्थिति घटी क्यों, क्योंकि अगर उसको कोई मजबूरी ना हो तो वो पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो स्कूल की उपस्थिति दर सुधरेगी। इसका मतलब कि बेरोजगारी कम है, निर्धनता कम है, तभी तो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो इस तरह से ये शुद्ध उपस्थिति अनुपात हुआ। अब उसके बाद कुछ प्रश्न हैं, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न हैं और इन चारों प्रश्नों के उत्तर भी हम लोग आंसर शीट पर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पर और इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, हमने देखा कि आपने देश के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती है। आपके अनुसार आपके देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए, उनमें से किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ उत्तर है, हमारे अनुसार हमारे देश के विकास का लक्ष्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा होनी चाहिए, बेरोजगारी उन्मूलन और निर्धनता उन्मूलन होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न 2, क्या प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों या राज्यों में विकास की तुलना करने का एकमात्र साधन है? अन्य कौन से साधन हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है? तो उत्तर है इसका, प्रति व्यक्ति आय के अलावा विभिन्न देशों के बीच तुलना के लिए निम्नलिखित अन्य मापदंड हो सकते हैं: शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, शुद्ध उपस्थिति अनुपात और जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट है प्रश्न 3, आपके अनुसार ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रुपया विशेष रूप से उस स्थान पर नहीं खरीद सकता जहां आप रहते हैं, यह विकास के लिए कैसे जरूरी है? तो उत्तर है, हम रुपया से मिलावट रहित दवाइयाँ, रोग मुक्त वातावरण, शुद्ध हवा तथा खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। विकास के लिए यह सब भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सभी वह बुनियादी सुविधाएं हैं जिन पर विकास निर्भर करती है। उसके बाद है प्रश्न 4, आपको क्या लगता है एक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस वाले राज्य में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर क्यों है? ऐसे ही एक राज्य का उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीब लोगों को कम दाम पर अनाज मुहैया करवाया जाता है। इससे उन लोगों को पर्याप्त भोजन मिलता है, जिससे कि भूखमरी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर होता है। इसका उदाहरण केरल है और केरल राज्य इसका बेहतर उदाहरण हो भी सकता है, क्योंकि वहाँ और भी बाकी चीज़ें बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की बहुत ही आसान सी और रोचक वर्कशीट, और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।